नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे जीएसटी चैनल पर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि मेरे इस वीडियो में कुछ नए लोग भी वीडियो देख रहे हैं और आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा जो सवाल होता है कोई ढूंढने का सवाल या फाइंड करने का सवाल नहीं होता। मैं आपको इस वीडियो में करके और करना सिखाता हूँ कि आप कितनी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। और सवालों को करना कोई कठिन बात नहीं होती, बस आपने एक बार सवाल करने का तरीका देखा होता। और इन सवालों में वही सवाल रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आपने कहा था कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं और किस प्रकार से सवाल आते हैं, इन सवालों को इस वीडियो में बनाया है। ये नंबर सिस्टम का छठा वीडियो है, यानी कि संख्या पद्धति भाग 6 है। आइए देखें जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं उनको किस प्रकार से हल किया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार आसानी से सवाल को हल किया जाता है। देखते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम पार्ट 6 यानी कि संख्या का पद्धति भाग 6 यह हमारा छठा वीडियो है। इसके अंतर्गत सवाल है 0.25 बटे 0.025 गुणा 0.0025 गुणा 25। इन सवालों को करने का आसान तरीका होता है बहुत, कि हम क्या करेंगे, ऊपर हम इसके गुणा का निशान लगाकर देख लेंगे दशमलव कितनी संख्या है दशमलव के बाद। तो देखो दशमलव एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो हम क्या है दशमलव के पीछे वाली संख्या गिन लेंगे कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 लगाकर 7 जीरो कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आगे। अब इसको दशमलव को हटा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 और 2 तो 100 लिखते। तो हम 100 ना लिखने की बजाय हम पहले इसके दो अंक घटा देंगे, तो काट देंगे, तो ये बचेगा हमारे। अब हम ये ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 25, 25 से 25 कट गया। ठीक है, अब ये 25 हो गया, 25 चौका 100 होते हैं। बच के कितने, 1 2 3 जीरो बच गई। फिर 25 से काटा, ये 25 बच गया। 25 एकम 25 छिक्का 150 जीरो। तो ये टोटल हमारे पास जो आंसर आ गया वो 160 का आंसर आ गया। अगर हमें ऑप्शन में दे रखा हुआ 160 तो हम 160 पर का निशान लगा देंगे, टिक। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 1/3 4/5 3/6 5/6 2/3 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF याद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका LCM लेना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक लेके देखेंगे कितना आ रहा है। 3 5 6 3। तो इसको देखा, हमने करके देखा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 5 एकम 5 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1। फिर किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 से। 1 का 1 5 का 5 2 एकम 2 2 एकम 2 1। फिर किससे चला जाएगा, 5 से। 5 एकम 1 का 1 5 के एकम 5 1 1 1। LCM हमारा कितना आ गया, 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6 6 पंजे 30 आ गया हमारे सामने। अब हमने इसके नीचे LCM लिख दिया 30। अब एक हमारा क्या है, सब में आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है,
तो 1 आ गया हमारा इसमें। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा HCF आया तो 1/30 आएगा। यह बहुत आसान था सवाल। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2 बराबर है x प्लस वाई वर्गमूल 14 है, तो y का मान ज्ञात करें। y हमें निकालना, y का मान क्या है, यानी कि y बराबर क्या संख्या है वो निकालना है। तो हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हल करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे इस प्रकार से, यह वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 की 2 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2। अब ये माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस का ले लेंगे, प्लस का 7 प्लस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7। ये ऐसा करने से क्या होता है, हमारे को फार्मूला बन जाता है। जबकि हमने ऊपर भी वही लिया है, नीचे भी लिया, ये कट जाएगा तो हमारे पास यही बचेगा। तो हम इसको और आगे हल करेंगे। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 2 बार लिखी है, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। और नीचे वाला 2 बार लिखा है, तो ये भी एक फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला बनता है। तो हम इस रूप, ये बना हुआ इस रूप में, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे। तो वर्गमूल 7 की घात 2 और वर्गमूल की 2 की घात 2। अब इसको हम और आगे हल करेंगे। इसको ये वाला फार्मूला बन गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये इस रूप में लिखा है, तो हम इस रूप में लिखेंगे तो हमारे सामने सवाल आ जाएगा। तो वर्गमूल क्या हुआ, a हमारा ये हो गया, b हो गया ये, तो ये हो गया वर्गमूल 7 की 2 प्लस वर्गमूल 2 की 2 प्लस 2 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 2। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और इसके नीचे हमने ये लिख दिया, ये वर्गमूल 7 है और 2 है, तो खाली लिख दिया 7। और ये वर्गमूल 2 है, ऊपर 2 है, तो बच गया 2। इसी प्रकार से अब इसको हल करेंगे। ये वर्गमूल 7 है, ये 7 आ गया, प्लस ये 2 है तो 2 आ गया, प्लस अब ये 2 है तो 2 हमने इसको लिख दिया, इसकी और इसकी गुणा कर दी तो वर्गमूल 14 आ गया। और इसको करा तो ये आ गया हमारा वर्गमूल, घटाने पर आ गया 5। अब इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया हमारे सामने 9 प्लस 2 वर्गमूल 14 और बटे में 5। अब इसको और आगे करेंगे। इसको क्या करा, 9 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 वर्गमूल 14। अब इसमें एक चीज़ देखो, अब हम ये संख्या इस रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, पहली वाली हो गई x और दूसरी हो गई y। तो हमारे पास क्या आ गया, y वर्गमूल 14 लिखा हुआ है पहले, तो क्या आ गया हमारे पास 2/5। तो 2/5 आ गया। ये क्या आया, ये आया y का मान, y बराबर 2/5। ये हम इस प्रकार से इस सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इसके लिए एक फार्मूला, दूरी का फार्मूला होता है, वो होता है दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय। इस फार्मूले में हम सवाल करेंगे, सवाल हमारा आसान से निकल जाएगा। चाल दे रही है 90 और
क्या देखा, समय देखा 15 मिनट, तो 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो नीचे 60 से भाग कर देंगे। तो अब इसको भाग करेंगे, 15 चौका 60 और 4 को इससे भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.5, ये आ गया 22.5 किलोमीटर दूरी हमारे सामने आ गई। अगर ऑप्शन में दे रखा हुआ तो ऑप्शन पे हम इसको टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या क्या होती है अंकों में, वो होती है 9। तो हम इसको लिखेंगे 9 6 बार, 1 2 3 4 5 6। और सबसे छोटी क्या होती है, वो होती है, सबसे छोटी 1 होती है, 1, उसके बाद लगा देंगे 0, 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की हो गई सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी हो गई। अब इनको कह रहा है इनका योग कितना होगा। अब इनको हम जोड़ के दिखा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 और 1 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा जो इस सवाल में पूछा है। तो ये सवाल में आएगा तो ये आंसर आके जो संख्या दिखा दे रखी हो उस पर हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान सवाल है, बस आपने इस तरह का सवाल देखा हो आप कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, 0 3 5 9 इन अंकों से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है। अगर हम ये 4 अंकों की पूछ रहा है, अगर हम ये लिखते हैं 0 3 5 9 तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये बन जाते हैं 3 अंक, 1 2 3, और इसने पूछा है 4 अंक। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 3 को आगे लिखेंगे और 0 पीछे लिखेंगे, 5 और 9। ये क्या है, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है और कोई तरीका नहीं है, इसमें इससे छोटा कोई संख्या नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हमने ये 0 को पीछे करके 3059 आ गया। यही हमारा आंसर होगा इस सवाल में। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, 1 से लेकर 10 तक संख्या के घनों का योग ज्ञात करिए। इसका मतलब ये है कि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3, इस प्रकार से 10 की घात 3 तक का योग करने को कहा कह रहा है। तो इस तरह के सवालों में एक फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला है तो आसानी से कर लेंगे। वो तो n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 और इसके ऊपर बड़ा सा स्क्वायर। अब इसको n कितना है हमारा 10, तो 10 लिख दिया, ब्रैकेट में 10 प्लस 1 बटे 2, इसका स्क्वायर कर दिया। इस फार्मूला अगर याद है तो हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब आ गया, अब इसको और आगे हल करेंगे, 10 इसको और जोड़ दिया तो हो गया 11 बटे 2, इसको हमने 2 कर दिया। अब इसको और आगे हल करेंगे, काटा 2 पंजे 10, तो ये आ गया 11 की गुणा 5 में करें तो आ गया 55, 55 की घात 2, तो 55 गुणा 55 तो 5 पंजे ये आ गया, 5 पंजे 25 है, और फिर 5 पंजे 25, इसको गुणा करके देख लो आराम से, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 हो दो 27, 5 7 और 2, 5 5 7 2 12 12 और 13 और 3, यानी 3325 आ गया, 3325।
यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। अब हमारे सामने सवाल है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दो संख्या कौन सी है जो जिनका योग 20 है और गुणा करने पर आता है 96। तो हम 96 को भाग करके देखेंगे किससे किससे भाग हो रही है। ये हो रही है हमारी जो पूरी भाग हो रही है वो हो रही है 8 से। 8 से भाग कर देखा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 आ गया। अगर 8 को और 12 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये मान लो ए संख्या है और प्लस बी, तो इसको आ गया 20। अगर हम यहाँ पर 8 रखेंगे और जो भाग को आया वो 12 आया तो आ जाएगा ये 20, और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 96। तो यानी कि हमें पता लग गया 12 और 8 ऐसी संख्या हैं जो गुणा करने पर 96 आता है और जोड़ने पर 20 आता है। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ इसका अंतर, यानी कि 12 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। 4 होगा तो उस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, एक्स वाई बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस वर्गमूल एक्स वाई है, तो एक्स गुणा 24 कितना होगा। हम पहले इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे एक्स, ऐसे मान लेंगे वाई। अब इस समीकरण में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने 6 प्लस 24 प्लस 6 गुणा 24, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या 6 प्लस 24, और इसको हम और टुकड़े कर लेंगे 24 को हम इस प्रकार भी लिखते हैं 6 चौक 24, 6 गुणा 4, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 6 प्लस 24 प्लस 6 36 का वर्गमूल कितना आता है, वो आता है 6, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, वो आता है 12। 4 का वर्गमूल आता है 2 लिख दिया हमने। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, इसको और इसको जोड़ा 30, और ये 6 और 2 12, 6 दूनी 12, 30 और 2 को इनको जोड़ा 12 को, तो ये आ गया 42। तो हमारे सामने ये पूछा था 6 गुणा 24 का मान कितना आएगा या कितना आएगा, वो आएगा 42। तो हमारा ये 42 आंसर आ जाएगा। आंसर पे हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर है। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, वर्गमूल 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि इस सवाल में क्या करना पड़ता है। हमें यहाँ से पता लग जाता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको पहले करके देखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 159। अब इसको घटाना है, यानी कि इसको इससे घटा देना, तो घटाने पर क्या आएगा 5, और ये आ गया 2, ये आ गया 25। ये तो हमारा पहले वाला तरीका है। अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, हम ये उसको घटाना इसका स्क्वायर करना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर आएगा 13 प्लस 12 कर देंगे, तब भी ये 25 आंसर आ जाएगा। अगर हमें ऑप्शन दे रखा हो 25, तो 25 पे हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं।
अब हमारे सामने सवाल है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28 के मध्य और मध्यिका का योग ज्ञात करें। तो हमें वो सामने मध्य का फार्मूला क्या होता है, मध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसको हम करके देख लेंगे। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 और 28 जोड़ेंगे कैसे, 2, 4, 6, 6 से 12, 12, 8, 20, 20 और 6, 26 और 8, 44 बच गए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बच्चे कितने थे, 2। तो ये हो गए 144। दोबारा से करके देख लेते हैं। 2, 4, 6, 6, 8, 12, 12, 8, 20 और 6, 26 और 8, 34 बच के 3, 3 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और ये 6, 14, 144 आ गए। तो ये हमारे सामने आ गए 144 बटे में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आ गया। और 8 से भाग करने पर कितना आ गया, 8 एकम 8 बच गए 6 और 8 64। तो ये हो गई मध्य आ गया हमारा 18। अब निकालना मध्य का निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, मध्य का निकालते हैं वो होता है n/2, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो निकलेंगे। लेकिन क्या है इसमें, ये अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इसके बीच में निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, 3 ये लेना पड़ेगा और 3 ये लेना पड़ेगा। तो बच के कितने, 1 और 2, यानी कि इन दोनों का मध्य निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, n + n। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 18 बटे 2। इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया, 4, 1 और 1 2 और 3 बटे, यानी कि इसको भाग कर 34 बटे 2 आ गया, इसको भाग करा तो आ गया 17। अब ये कहता है मध्य और मध्यिका का योग कितना है, यानी कि दोनों का मध्य का और प्लस मध्यिका का योग करना है। वो कितना हो गया, 18 जमा 17। तो ये आ गया 35। तो 35 यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। 35 आएगा तो उस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 45। तो हमें इसको ये बताना है ये किससे विभाज्य है, यानी किससे भाग हो जाएगी। तो हमारे को सामने क्या होता है, यदि हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n है और इनकी घातें कितनी है, विषम है। इनकी जो घात है विषम दे रखी है, विषम। तो हम क्या करेंगे, a और b को जोड़ देंगे, a + b को जोड़ देंगे, वही हमारा विभाज्य आ जाएगा, यानी भाग होने वाली संख्या आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर 43 की जगह
41 होता और ये 43 होता, तब भी हमारे को इसी प्रकार से करना पड़ता है। अब क्योंकि 43 ये विषम है, ये भी विषम है, तो हम क्या 41 और इसको जोड़ देंगे। 41 प्लस 43, इसको जोड़ा तो आ गया 84। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। मान लो पावर है इसकी 7 और इसकी पावर है हमारी 9 की पावर है 11। तो हम क्या है 7 भी विषम घात है और 11 भी विषम घात है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो 5 प्लस 9 को जोड़ा, ये आ गया 14। तो 14 से ही वह संख्या होगी जो भाग हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से, अगर हमें ध्यान है तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सामने है 200 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। इसमें केवल एक संख्या से पूछा हुआ है कि 7 से कितनी संख्या है जो भाग हो जाएंगी। अगर इसके साथ अगर और कोई संख्या भी दे सकता था, 2 भी दे सकता था, 5 भी दे सकता था। अगर 2 संख्या से होती तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। अब इसमें दूसरी संख्या नहीं देखी, केवल एक देखिए, तो हम एक संख्या से ही इसका आंसर निकालेंगे। यानी कि 200 को हम 7 से भाग कर देंगे। 200 को 7 से भाग करा तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, बच गए 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, और बाकी 6 से है उसे छोड़ देंगे। अब दूसरा 1000 है। 1000 को 7 से भाग करा, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, 142। अब क्या करें, 142 को इससे घटा देंगे। यानी कि 142 को 28 से घटा दिया तो कितना आ गया, घटा के देखेंगे 28, ये बच गए 4, यहाँ पे बच गया 1, 114 हमारे पास संख्याएँ होंगी जो 7 से भाग हो जाएंगी। यही हमारा आंसर होगा। इसी पे हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये है, यदि उसे 680 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो हमारे सामने फार्मूला होता है, लाभ और हानि का पता करने का फार्मूला होता है। वो क्या होता है, अगर लाभ या हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यह फार्मूला आता है। जब हम ये लगाकर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है इसका पता कर सकते हैं। अगर इसमें दे रखा है तो हानि, तो हम यहाँ पर हानि लिख देंगे। हानि कितने में बेचा, 680 माइनस 850, इसको घटाया तो कितना आ गया 0, 15 में से 8 गए 7, यानी कि 70 रुपये की, और बच गया कितना 2। इसको ऐसे कर देंगे 680 और 850 करा 0, 7 बच गया 170 रुपये की हानि होगी। अब इसका हमें क्या करेंगे, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हानि हमें पता लग गई है कितनी हो रही है, 170 की, 170। क्रय मूल्य कितना था हमारा, वो था 850 गुणा में 100। अब इसको हमने काट दिया, 0 से 0 गई, 17 पंजे
85 और 5 दूनी 10। तो हमें हानि कितने प्रतिशत की हुई? वो हुई 20% की हमें हानि होगी। तो यही हमारा आंसर पूछा था, और हम जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन में दे रखा होगा 20%, तो 20% पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, कोई व्यक्ति यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 2 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात करो। तो इसमें हमने फार्मूला बताया था आपको, क्योंकि दूरी का फार्मूला है x y बटे x माइनस वाई गुणा पहले जमा देरी बटे 60। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा सवाल निकल जाएगा। इस फार्मूले को लगाया। अब मान लो क्या है, पहले कहता कोई व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, इसी स्थान पे जाता है 3 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट क्या पहले पहुंच जाता है। फिर ये ए 2 की स्पीड से जाता है 2 किलोमीटर की चाल से, तो ये देरी से पहुंचता है। तो इनके दूरी बतानी है कि दूरी कितनी है। दूरी का फार्मूला होता है, पहली वाली x हो गई, दूसरी हो गई y। तो x हो गई पहले वाली, ये हो गई y। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 2 बटे 3 माइनस 2 गुणा, पहले क्या है, पहले 40 मिनट है, 40 मिनट, फिर प्लस देरी का 40 मिनट बटे 60 क्यों करा? क्योंकि दूरी जो आती है वो किलोमीटर में आती है, इसलिए हमने किलोमीटर में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। अब इसको करा 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। और नीचे इसमें घट के कितना आ गया, 1 गुणा में 40 और 40 कितने हुए, 80, और गुणा में 60 आ गए। इसको काटा, 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गया, तो ये आ गया कितना, 8 किलोमीटर दूरी हमें पता लग गई। हमें ऑप्शन में दे रखा हुआ 8 किलोमीटर, तो 8 पे हमारा टिक कर देंगे। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, यदि कुल खिलाड़ियों की संख्या 3000 है तो फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे सामने इस प्रकार का चार्ट बना हुआ आएगा क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें प्रतिशत दे रखा होगा, क्रिकेट का 13%, कबड्डी का 14%, बैडमिंटन का 16% और फुटबॉल का 17% और हॉकी का 40%। तो हमें फुटबॉल का प्रतिशत दे रखा है, तो हमें फुटबॉल की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3000 में से इसका 17% निकाल देंगे। तो 17% निकाल दिया, 0 से 0 करेंगे, 17 किया 51, 510 ये फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। और इस पर हमें टिक करना है। ये बहुत आसान है, इसको सवाल देखते ही आसान पता लग जाएगा कि हमें सवाल किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल और। अब हमारे सामने सवाल है, 17 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है, जब अगर घात सम दे रखी है, सम घात है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं 2, 4 का प्रयोग करते हैं। और विषम घात है, तो हम प्रयोग करते हैं 1 और 3, इनका प्रयोग करते हैं। अब ये विषम है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, 1 घात का, 7 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 1 और इसको भाग कर देंगे 6 से। 7 एकम 7, 7 प्लस 1 बटे 6, इसको जोड़ा कितना होगा, 8 बटे 6। इसको भाग करने पर आ गया 8 एकम 8, क्या बचा, 2 शेष बच गया। हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 6 की पावर 8 का 6 एकम 6, ये आ गया
6 या 2, ये 2 क्या आ गया हमारा शेषफल आ गया, शेषफल। यही हमारा आंसर में पूछा था कि आप शेषफल ज्ञात करो, तो आंसर आ गया 2 शेषफल आ गया। तो हम इस पर जहाँ पर 2 लिखा हुआ उस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं जनसंख्या कितनी है, मान लिया जनसंख्या 100% है और वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने पर कितनी होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो ये हो जाती है 120। तो इनका अनुपात कितना आएगा, अनुपात आया 120/100। 0 से 0 कट गई, 2 6 12, 2 पंजे 10, यानी कि वो हर साल 6/5 की दर से वृद्धि होगी। अब वृद्धि इसने पूछा 2 साल का, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे कि 8,47,000, 0 को 6/5 गुणा 6/5, क्योंकि 2 साल का पूछा है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अब इसको काट देंगे, काटने पर क्या आया, 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30, बचे 4, 5 3 45, बचे 2, 5 4 20, बचे 0। फिर 5 से काट देंगे, 5 दिया 15, बचा 1, 5 दिया 15, बचे 4, 5 8 40, फिर बच गया 40, 5 8 40, 0। अब इसकी गुणा और इस 6 से और इसकी गुणा करी, 6 6 36, तो इसकी हमने करी 3 गुणा 3 8 8 0, 36 से गुणा कर दी। गुणा करने पर देखो कितना है, 6 6 0 0, 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, 8 0 0, 8 6 48, बचे 4, 8 6 48, बचे 4, 48 में 4 जोड़ दिए तो हो गए 52, 6 3 18 और 5 23, 6 3 18 और 2 20। अब इसको हमने फिर 3 से जोड़ा, 3 0 0, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 3 9 और 1 11, 3 3 9 और 1 10। अब इसको 0 8 6 9 1 2 1। हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1,21,09,680। यही हमारा आंसर होगा, इस पर आएगा तो हम इसको टिक कर देंगे। अब हमारे सामने सवाल है, राम और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1 और 4 है। 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले उसके आयु का अनुपात 1 और 6 था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि जो इस समय आयु है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे
वर्तमान आयु, यह वर्तमान आयु यह हो गया राम और यह हो गया फादर, पिता। राम की आयु का अनुपात कितना है? 1 और इसका कितना है? 4। अब क्या है? 4 वर्ष पहले, तो ये लिखो 4 वर्ष पहले आयु कितनी थी? उसका अनुपात है हमारा 1 और 6 का अनुपात है। तो अभी देखो वर्तमान, अब इसमें कितना अंतर आ रहा है कि इसमें 4 और इसका 1 है, इसका 3 का अंतर आ रहा है और इसका अंतर कितना आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। तो ये अंतर लिख देंगे यहाँ पे, डिफरेंट। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका आ गया 5 और इसका आ गया 3। अब इसकी गुणा इससे करी हमने, ये आ गया 20 और ये आ गया 18। अब इसका अंतर देखो कितना आ गया? 2 और इसका अंतर कितना आ गया? 2। पहले अंतर क्या था? इसका कुछ नहीं था, इसका अंतर कितना था? 2। तो वर्तमान में पिता की पूछिए, तो वर्तमान हमारी ये आई है जो अभी हमने गुणा करके गई है, तो इसकी 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 गुणा 2 बराबर आएगा 40। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आएगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 40। यही हमारा आंसर होगा। 40 दे रखा होगा तो 40 पे हम टिक कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये सवाल वही हैं जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया है और ना ही हमने कुछ सवाल जोड़े हैं। अतः ये सवाल सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं वो मिल जाएंगे। अतः अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं किस प्रकार से हल किया गया है और किस प्रकार हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।